हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 8 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 8 वीडियो में एक्सरसाइज 27.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक को यदि तो रूप में लिखे। तो यदि तो वाला मैंने कंडीशन आपको बताया था। यदि तो का प्रयोग कब किया जाता है? सप्रतिबंध वाले संयोजक में ना। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि केले का पेड़ में फूल लगेंगे यदि वह 1 माह तक गर्म बना रहे। तो यहां हमें क्या करना है? यदि तो के रूप में इसे व्यक्त करना है। तो कैसे लिखेंगे कि यदि केले का पेड़ 1 माह तक गर्म बना रहे या गर्म बना रहता है तो केले के पेड़ में फूल लगेंगे। इस तरह से हम लोग इसे लिख देंगे। दूसरा कह रहा है कि कक्षा में ए ग्रेड पाने वाले के लिए यह अनिवार्य है कि आप पुस्तक के सभी प्रश्नों को सरल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? यदि आप कक्षा में ए ग्रेड पाते हैं तो आप पुस्तक के सभी प्रश्न सरल कर लेते हैं। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, कह रहा है कि नीचे 2 कथन युग्म दिए गए हैं। देख रहे हैं ना, 2 कथन युग्म दिए गए हैं। प्रत्येक कथन युग्म वाक्यांश यदि और केवल यदि को प्रयोग द्वारा सम्मिलित कीजिए। यानी इन दोनों को सम्मिलित रूप में मुझे लिखना होगा, दोनों को सम्मिलित करके। तो देखिए पहला कथन क्या कह रहा है? पी, यदि कोई आयत एक वर्ग है तो उसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की है। क्यों? दूसरा दिया है कि यदि किसी आयत की चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हैं तो आयत एक वर्ग है। यानी दोनों का सम्मिलित रूप लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि कोई आयत। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। इसमें लिखे जाएगा 2 स्टेटमेंट है ना, तो P और यहां पे लिखेंगे इक्विवेलेंट Q। इस तरह से ना सूचित करते हैं, इस तरह से सूचित करते हैं ना इसको। यदि और केवल यदि, यानी कि ये वाला कंडीशन किसके लिए था? समतुल्य के लिए था, इक्विवेलेंस के लिए था। चलिए तो इक्विवेलेंट P इक्विवेलेंट Q और फिर इसको लिखेंगे कोई आयत एक वर्ग है यदि और केवल यदि उसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है। तो दोनों का ये सम्मिलित रूप कहलाया जाएगा। समझ गए ना? चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों के प्रतिधनात्मक और विलोम कथन लिखे। तो मैंने दोनों लिखना सिखाया था। पहला देखिए, पहला कथन दिया है कि यदि x एक अभाज्य संख्या है तो x विषम है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका लिखते हैं प्रतिधनात्मक। ठीक है, तो प्रतिधनात्मक इसका कैसे लिखेंगे कि यदि x विषम नहीं है तो x एक अभाज्य संख्या नहीं है। समझ गए ना? अच्छा, इसका विलोम की बात करते हैं। विलोम कैसे लिखेंगे इसका विलोम? तो विलोम में हम लिख सकते हैं, विलोम में मैंने बताया ना, इसी को उलट देंगे। क्या लिखेंगे कि यदि x विषम है तो x एक अभाज्य संख्या है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए।
इसके पहले प्रतिधनात्मक लिखते हैं। प्रतिधनात्मक क्या है कथन? किसी वस्तु के ठंडे होने का तात्पर्य है कि उसका तापक्रम कम है। सही बात है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि यदि कोई वस्तु का तापक्रम कम नहीं है तो वह वस्तु ठंडी नहीं है। समझ गए? और इसका विलोम की बात करते हैं। तो इसका विलोम यानी इसी को पलट के मुझे लिखना होगा कि यदि कोई वस्तु कम तापक्रम पर है तो वह वस्तु ठंडी होगी या ठंडी है सॉरी है का यूज किया ना यहाँ पे, ठंडी है। समझ गए? चलिए तीसरा नंबर देखिए। x एक सम संख्या से तात्पर्य है कि x संख्या 4 से भाज्य है। तो हम लोग इसका प्रतिधनात्मक क्या लिख सकते हैं? प्रतिधनात्मक लिख सकते हैं कि यदि x जो है, x संख्या 4 से विभाज्य नहीं है, भाज्य की बात कर रहा हूं तो मैं भाज्य लिखता हूं। एक ही बात होगी, विभाज्य लिखो या भाज्य लिखो। भाज्य लिखता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाज्य नहीं है तो x एक सम संख्या नहीं है। समझ गए ना? अच्छा, इसका अब विलोम क्या होगा? तो विलोम इसको पलट के खाली लिख देना होगा ना। चलिए इसके विलोम की बात करते हैं। तो विलोम में लिख देंगे कि यदि x संख्या 4 से भाज्य है तो x एक सम संख्या है। समझ गए? तो प्रतिधनात्मक और विलोम हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या निम्नलिखित कथन के लिए अनिवार्य तथा पर्याप्त प्रतिबंधों को ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे एक कथन दिया है कि यदि आप 80 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से गाड़ी चलाते हैं तो आपको जुर्माना लगेगा। तो इसमें हमें दो कथन दिख रहे हैं। तो एक मान लेता हूं कि माना P तथा Q दो कथन इस प्रकार है। मान लेते हैं कि P और Q दो कथन है जो इस प्रकार है। P को मान लेता हूं मैं यहां पर कि आप देख रहे हैं ना, यदि हटाकर आप 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्रति घंटा की अधिक गति से गाड़ी चलाते हैं तो आपको जुर्माना लगेगा। यानी दूसरा कथन यहाँ पे क्यू, आपको जुर्माना लगेगा। ठीक है? तो यहां देखो, इस स्टेटमेंट से समझो, यहां पे समझिए कि यदि आप 80 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक की गति से गाड़ी चलाते हैं तो आपको जुर्माना लगेगा। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर ये पर्याप्त कथन दिया है ना, सेंटेंस से ही पता चल रहा है। और ये जो आपको जुर्माना लगेगा ये अनिवार्य है, ये आपका अनिवार्य कथन होगा। समझ रहे हैं ना बात को? ये आपका अनिवार्य कथन कहलाएगा। आपके क्वेश्चन में पूछ रहा था ना कि पर्याप्त प्रतिबंध और अनिवार्य प्रतिबंध क्या है, तो इसमें हम लिख सकते हैं। तो समझ गए क्या क्या होगा? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पर्याप्त कथन जो है ना, पर्याप्त प्रतिबंध लिखना था ना, पर्याप्त प्रतिबंध लिखेंगे, वो भी आपका एक कथन ही होगा। तो पर्याप्त प्रतिबंध यहां पर क्या हो जाएगा कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की
अधिक गति से गाड़ी चलाना, समझे ना। और अनिवार्य कथन क्या होगा यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है अनिवार्य यही है, अनिवार्य प्रतिबंध क्या होगा आपका, अनिवार्य प्रतिबंध कि भैया आप तेज गाड़ी चलाओगे तो आपको जुर्माना तो लगेगा ही, मतलब कि जुर्माना लगेगा, जुर्माना लगेगा या जुर्माना होना, ये आपका क्या है, अनिवार्य प्रतिबंध है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये कंपलसरी है ना, ये आपको करना ही है, ठीक है। अगर आप तेज गाड़ी चलाओगे तो ये आपका ये जुर्माना लगना ही है, यानी कि अनिवार्य प्रतिबंध हो जाएगा, और ये जो है आपका पर्याप्त प्रतिबंध कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक को यदि तो, यानी बीच में देखिए एक कथन लिया है और फिर बाद में भी एक कथन दिया है, इस रूप में लिखना है, जो आपका था ना सप्रतिबंध वाला कंडीशन, उसी पे बनाना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पी कथन जो है कह रहा है कि सर्वर पर लॉग ऑन करने के लिए पासवर्ड का होना आवश्यक है। लॉग ऑन मतलब समझते हैं ना, लॉग इन जो आप पढ़ते हैं, लॉग ऑन करने के लिए पासवर्ड का आवश्यकता होना आवश्यक है ना। सर्वर पर लॉग ऑन करने के लिए पासवर्ड का होना आवश्यक है। तो मुझे क्या करना है इसे, तो यहां यदि तो वाले कंडीशन में व्यक्त करना, तो लिखेंगे कि यदि सर्वर पर लॉग ऑन है या होना है, लॉग ऑन होना है तो पासवर्ड का होना आवश्यक है। दूसरा देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये पी कथन दिया है। क्यू दूसरा देखिए क्या कह रहा है, जब कभी वर्षा होती है यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है। जाहिर सी बात है वर्षा होती है तो यातायात में अवरोध उत्पन्न होगा, तो इसी को यदि तो के कंडीशन में व्यक्त करना है। तो लिखेंगे कि यदि वर्षा होती है तो यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है। ठीक है। 3 नंबर देखिए, आप वेबसाइट में प्रवेश कर सकते हैं केवल यदि आपके निर्धारित शुल्क का भुगतान किया हो। मतलब कि आप वेबसाइट में प्रवेश कर लेंगे कब, जब आपने जो निर्धारित शुल्क है वो दे दिया है। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे कि यदि आप निर्धारित शुल्क का भुगतान कर दिए हैं तो आप वेबसाइट में प्रवेश कर सकते हैं। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक को पी यानी पहला कथन एक कथन लिखना है, यदि और केवल यदि, फिर दूसरा कथन के रूप में पुनः लिखिए। तो यहां देखिए, यहां जो दिए गए हैं ना कथन, मुझे यदि और केवल यदि यानी कि समतुल्य वाले स्थिति में हमें व्यक्त करना है। पहला देखिए, कह रहा है कि यदि आप दूरदर्शन देखते हैं तो आपका मन मुक्त होता है, तथा यदि आप मन मुक्त हैं तो आप दूरदर्शन देखते हैं। यानी कि इसे मुझे यदि और केवल यदि के रूप में व्यक्त करना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि आप टेलीविजन या दूरदर्शन भी लिख सकते हैं, टेलीविजन देखते हैं
यदि और केवल यदि आपका मन मुक्त है। ठीक है, दूसरा देखिए, आपके द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य और पर्याप्त है कि आप गृह कार्य नियमित रूप से करते हैं। तो यहां पे हम लोग कैसे लिखेंगे कि आप ए ग्रेड पाते हैं यदि और केवल यदि आप समस्त गृह कार्य या सभी गृह कार्य, है ना, सभी गृह कार्य या समस्त गृह कार्य नियमित रूप से करते हैं। चलिए अगला को देखते हैं, तीसरा क्या दिया है कि यदि एक चतुर्भुज समान कोणीय है तो वह एक आयत होता है, तथा यदि एक चतुर्भुज आयत है तो वह समान कोणीय होता है। चलिए इसका लिखना है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि एक चतुर्भुज समान कोणीय होता है या समान कोणिक होता है यदि और केवल यदि वह एक आयत है। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथन को 5 भिन्न भिन्न तरीके से इस प्रकार व्यक्त कीजिए कि उनके अर्थ समान हो। देखिए यहाँ पे एक कथन दिया हुआ है, यदि एक त्रिभुज समान कोणीय है तो वह एक से अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज समान कोणीय है तो वह एक अधिकोण त्रिभुज है। तो इससे मिलता हुआ हमें 5 भिन्न तरीके से इसे लिखना है, जिसका मीनिंग यही हो जो यहाँ पे कह रहा है। तो यह देख रहा है, इसमें 2 कथन है। एक यह कथन है कि यदि एक त्रिभुज समान कोणीय है, और दूसरा है कि वह एक अधिकोण त्रिभुज है। समझ गया ना। चलिए तो लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं मान लेता हूं, माना पी जो स्टेटमेंट है यहाँ पे ले लेता हूं कि एक त्रिभुज समान कोणिक है, एक त्रिभुज समान कोणिक है। और दूसरा स्टेटमेंट जो है क्यू ले लेता हूं, वह लिखता हूं कि एक अधिक कोण त्रिभुज है। ये 2 स्टेटमेंट है। अच्छा, पी तथा क्यू को संयोजित कर 5 भिन्न भिन्न कथन हमें लिखना है यहां पर। ठीक है, दोनों को संयोजित करके। चलिए पहला कथन हम लोग लिख देते हैं कि किसी त्रिभुज के समान कोणिक होने के लिए यह अनिवार्य है कि वह त्रिभुज अधिकोण त्रिभुज हो। चलिए अगला लिख देते हैं, दूसरा यहां पर कि कोई त्रिभुज समकोणिक या समान कोणिक ऐसे भी लिख सकते हैं, समकोणिक है यदि और
केवल यदि वह अधिकोण या अधिक कोण त्रिभुज है। समझ गए ना? चलिए अगला लिखते हैं, 3 नंबर 5 लिखना है ना। यदि कोई त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज नहीं है तो वह त्रिभुज समकोणिक नहीं है। समझ गए ना? तो एक्चुअल में यह कथन जो है उसका प्रतिधनात्मक है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं। मुझे 5 भिन्न कथन लिखने हैं जिससे इन सब ये जो ऊपर हमारा कथन दिया था, इसके क्वेश्चन में आपके जो कथन दिया है उससे उसको दर्शाए। ठीक है, 4 नंबर देखिए, एक त्रिभुज समान कोणिक है का तात्पर्य है कि वह अधिक कोण त्रिभुज है। कैसे भी हम लोग कथन बना सकते हैं। 5 नंबर को लिख देते हैं ऐसे कि किसी त्रिभुज के अधिक कोण होने के लिए यह पर्याप्त है कि वह त्रिभुज समान कोणिक हो, ऐसे लिख सकते हैं। यह है। समझ गए ना? तो देखे ना, मैंने 5 कथन अपने से यहाँ पे हमने बना दिया। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।